हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ हम देख रहे हैं रिट्स के ऊपर हमारी T20 पॉलिटी सीरीज की अगली वीडियो। ठीक है, रिट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अक्सर इस पे क्वेश्चन आ जाता है पर बहुत ही सिंपल सा है। एक बार पेशेंटली बैठ के अगर इस वीडियो को आप सुन लेंगे तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको अगर इससे संबंधित आएगा तो आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके पहले कि हम वीडियो के अंदर चलें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये कि सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी कर सकता है अंडर आर्टिकल 32। बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, हर यूपीएससी एस्पिरेंट इसको पूरा रट चुका है। ठीक है, और हाई कोर्ट जो है अंडर आर्टिकल 226 रिट्स इशू कर पाते हैं। वो रिट्स कौन कौन से होते हैं? हीबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी और को वारंटो। ठीक है, इसकी ट्रिक भी हम देखेंगे वीडियो के अंत में कि कैसे हम याद कर सकते हैं कौन कौन सी रिट्स होती हैं। ठीक है, फर्दर पार्लियामेंट जो है अंडर आर्टिकल 32, देखिए अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है और पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 32 किसी और कोर्ट को भी एम्पावर कर सकती है इन रिट्स को इशू करने के लिए। ठीक है, अभी तक लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। तो ओनली द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स कैन इशू द रिट्स एंड नॉट एनी अदर कोर्ट। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट चाहे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को भी इस बात के लिए अलाउ कर सकती है। ये पार्लियामेंट को छूट दी गई है। 1950 के पहले, देखिए बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, 1950 के पहले सिर्फ हाई कोर्ट्स ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास हैड द पावर टू इश्यू द रिट्स। हमारा संविधान लागू होने के पहले से ये पावर्स हैं, पर ओनली द हाई कोर्ट्स ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास के हाथ में पावर्स हैं। शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू उन्हें ये पावर दिया गया होगा। अभी आर्टिकल 226 क्या करता है? हर एक हाई कोर्ट को ये रिट्स जारी करने का अलाउ करता है। ठीक है, ये रिट्स जो है इंग्लिश लॉ से बोरो किए गए हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि ये रिट्स हमने कहाँ से बोरो किए हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे फीचर्स हमने कहीं ना कहीं से लिए हैं। जैसे डीपीएसपी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जो कि मैं कई बार बता चुका हूँ। डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट आयरिश लोगों ने खुद स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। तो अगर कोई आपसे कहता है कि डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, तो ये भी बात पूरी तरह से गलत नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही रिट्स का जो कॉन्सेप्ट है हमने इंग्लिश लॉ से लिया है, अंग्रेजों के कानून से लिया है, जहां पे उनको प्रेरोगेटिव रिट्स कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए, कोई पूछ सकता है। वो इंग्लैंड में ऐसा उनको बोला जाता है, क्यों? क्योंकि दे आर इश्यूड इन द एक्सरसाइज ऑफ द प्रेरोगेटिव ऑफ द किंग हु वाज एंड इज स्टिल डिस्क्राइब्ड एज द फाउंटेन ऑफ जस्टिस। न्याय का स्रोत कौन है? वहां के राजा हैं। ठीक है, और राजा के पास ये छूट है, राजा को ये छूट है कि वो इस तरह के रिट्स जारी कर सकें। तो जो रिट्स वहाँ की सरकार या वहाँ की अदालतें जारी करती हैं, प्रेरोगेटिव रिट्स कहलाती हैं, क्योंकि वो राजा के अधिकार से वो जारी कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? एक तो राजा और इस तरह से जारी करते थे रिट्स। बाद में वहाँ की जो हाई कोर्ट थी उसने ये रिट्स जारी करना शुरू कर दिया एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडीज टू अपहोल्ड द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द ब्रिटिश पीपल। यानी कहीं अगर उनको लगता है कि ब्रिटिश नागरिकों के राइट्स और लिबर्टीज पे खतरा मंडरा रहा है, तो हाई कोर्ट्स इन रिट्स को जारी करती थी एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडीज। ठीक है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है, जिन मामलों में जहां तक के सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, वो हाई कोर्ट से 3 मामलों में अलग है, 3 तरीके से अलग है। कैसे? पहला, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट सिर्फ केवल फंडामेंटल राइट के लिए नहीं बल्कि किसी भी पर्पस के लिए रिट जारी कर सकता है। तो इस तरह से देखिए हाई कोर्ट की पावर बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द सुप्रीम कोर्ट व्हेन इट कम्स टू इशूइंग रिट्स। ठीक है, फॉर एनी अदर पर्पस का मतलब किसी भी मामले के लिए नहीं, फॉर एनफोर्समेंट ऑफ एन ऑर्डिनरी लीगल राइट। किसी राइट को इन्फोर्स कर, किसी सिटीजन के राइट को इन्फोर्स करने के लिए ही हाई कोर्ट ये रिट जारी करेंगे, पर किसी नॉर्मल लीगल राइट के लिए भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, सो द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नैरोअर देन दैट ऑफ द हाई कोर्ट। ये आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, और अगर आप इस बात को लेकर पूरा क्लियर नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? सुप्रीम कोर्ट रिट इश्यू कर सकता है किसी भी पर्सन या गवर्नमेंट के खिलाफ, के अगेंस्ट, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे देश के कहीं भी, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश की। जबकि हाई कोर्ट अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर रह रहे या उस जुरिस्डिक्शन के अंदर आने वाले गवर्नमेंट या अथॉरिटी को ही रिट जारी कर सकता है।
ऐसा नहीं है, वो अपनी टेरिटरी के बाहर भी रिट जारी कर सकता है अगर द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अगर मामला इनके जुरिस्डिक्शन में पैदा हो रहा है तो वो इसके जुरिस्डिक्शन के बाहर की किसी अथॉरिटी को भी रिट जारी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सरकारी ही फैक्ट्री है किसी इलाके में, मान लीजिए मध्य प्रदेश में, तो भोपाल हाई कोर्ट के अंडर में आती है, वहां भोपाल गैस कांड जैसा कोई कांड हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो जो फैक्ट्री है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयू के अंतर्गत आती है और उसका दफ्तर मान लीजिए बम्बई में है, हेडक्वार्टर में है मुंबई में, तो क्या उनके हेडक्वार्टर को, उस कंपनी के उस पीएसयू के हेडक्वार्टर को हाईकोर्ट को रिट जारी कर सकता है मध्य प्रदेश का भोपाल हाईकोर्ट? हाँ, जारी कर सकता है, क्योंकि कॉज ऑफ द एक्शन जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर में अराइज हुआ है, ठीक है। तो इस केस में मध्य प्रदेश के बाहर की एजेंसी को भी रिट जारी कर सकता है, ठीक है। तो जहां जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इस मामले में, पहले वाले मामले में हाईकोर्ट से नैरो था, दूसरे मामले में द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग रिट्स इज वाइडर देन दैट ऑफ अ हाई कोर्ट। ये आपको याद रखना है, बहुत ही माइनर सा पॉइंट है, ठीक है। ये जो दूसरा पॉइंट था कि दूसरी जगह पर भी अगर हमारे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में मामला अराइज होता है तो टेरिटरी के बाहर भी हम रिट इशू कर सकते हैं, ये बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के वाया ऐड किया गया था, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 कि आर्टिकल 32 के तहत फॉर ग्रीवेंसेस के रिड्रेसल के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में रिट जुरिस्डिक्शन जारी करने से या रिट जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करने से मना नहीं कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाके मेरे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है, ये मामला रेज करने का और न्याय प्राप्त करना, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, ये मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। हाँ, कोई लीगल राइट है जिसको लेके मैं अगर हाईकोर्ट में जा रहा हूं तो हाईकोर्ट कह सकता है कि नहीं, इस मामले में हम रिट जारी करने का कोई कारण नहीं देखते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 32 इट डज नॉट मेयरली कन्फेस पावर ऑन द सुप्रीम कोर्ट एज आर्टिकल 226 डज ऑन अ हाई कोर्ट टू इश्यू रिट्स। सुप्रीम कोर्ट जो है इज दस कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। आपको क्वेश्चन किया जाएगा, हु इज द डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया? ए कॉन्स्टिट्यूशन, बी सुप्रीम कोर्ट, सी द प्रेसिडेंट और डी द पार्लियामेंट, ठीक है। आपको बताना है कि डिफेंडर और गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। अब हम आर्टिकल 32 और 226 में जो अलग अलग हमने यहां पर बताए हैं रिट्स, उनकी डिटेल में घुसते हैं। चलिए, पहला है हीबस कॉर्पस। ये हीबस कॉर्पस एक लैटिन का टर्म है, इसका मतलब है ब्रिंग द बॉडी, टू हैव द बॉडी ऑफ, शरीर को हमारे सामने पेश किया जाए, ठीक है। ये कोर्ट इशू करता है टू अ पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर इट। मान लीजिए किसी व्यक्ति को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, उसका परिवार पहुंचा अदालत में और उसने कहा कि इस व्यक्ति को गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है, तो इस मामले में डील करने के लिए अदालत कह सकती है हीबस कॉर्पस, उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश किया जाए। कई बार होता है सरकारी एजेंसियां किसी मामले में गवाह को या कोई भी सरकार का विरोध कर रहा है तो उसको गायब कर देने की कोशिश करती हैं, तो उनके इस गायब कर देने वाली टेंडेंसी के खिलाफ ही ये पूरा बनाया हुआ है। मान लीजिए थाने में लोग उनकी फैमिली पहुंचे और पुलिस थाना कहे कि नहीं, हमारे पास तो नहीं है भाई, हमको नहीं पता, हम तो जेल ले गए थे, जेल वाले कहीं कह रहे थाने वाले तो यहाँ लेके आए ही नहीं है, इस तरह से उसकी फैमिली को घुमाते रह सकते हैं वो। लेकिन जैसे ही फैमिली कोर्ट पहुंचेगी, सरकार को कोर्ट हीबस कॉर्पस का रिट जारी करेगी, बोलेगी जिसके पास भी है, जिस भी एजेंसी के पास वो आदमी है, जहां है, थाने में है, जेल में है, किसी एजेंसी के पास है, उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाए, ठीक है। हीबस कॉर्पस के तहत उस व्यक्ति को फिर कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। कोर्ट देन एग्जामिन्स द कॉज एंड द लीगैलिटी ऑफ डिटेंशन। तो देखेगी उसके बाद कोर्ट फिर कि आपने किस बेसिस पे इन्हें अरेस्ट किया है। ये हो सकता है कि इसके बाद कोर्ट ये पाए कि हाँ, इन्हें ठीक तरीके से अरेस्ट किया है, इन्हें अरेस्ट करना बनता है, तो उसके बाद उन्हें अरेस्ट करने को ओके कर देगी कोर्ट। लेकिन पहले उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश किया जाए, कहीं मार के तो नहीं फेंक दिया है, इस तरह की भी बातें हो सकती हैं, इसीलिए हीबस कॉर्पस इस्तेमाल किया जाता है। दिस रिट इज अ बुलवार्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन। अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यू में कि विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और विच प्रोविजन ऑफ द लॉ इज अ बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, यानी एकदम बुलवर्क का मतलब क्या होता है, हमारे लिए सबसे बड़ा रामबाण हथियार है, ठीक है, हमारा रामबाण हथियार है ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, एक डिफेंसिव वॉल है
कि हमको कोई भी गलत तरीके से पकड़ के रख नहीं सकता है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और ये हिबस कॉर्पस हमारे सामने, हाई कोर्ट भी इस रेट को जारी कर सकती है, तो वो कोर्ट और ये हिबस कॉर्पस हमारे सामने एक दीवार बन के खड़ा हुआ है, हमें कोई गलत तरीके से पकड़ नहीं सकता है। ये पब्लिक अथॉरिटीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। ठीक है, ये रिट जारी नहीं किया जाता कहाँ? ए, जहां डिटेंशन लॉफुल है, कानूनी तरीके से किसी को पकड़ा गया है, या द प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर और कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ अ कोर्ट या कंटेम्प्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर, इन मामलों में अगर किसी को पकड़ा गया है तो वहां पे हिबस कॉर्पस नहीं चलता है। ठीक है, या किसी कोर्ट ने किसी को डिटेन करने का आदेश दिया है, तो वहां पे फिर हाई कोर्ट वगैरह उसको ये रेट जारी नहीं करेंगे, या ये डिटेंशन जो है इट इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, तो भी ये जारी नहीं किया जा सकता हिबस कॉर्पस। ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, फिर सेकंड देखते हैं मैंडेमस। मैंडेमस मतलब ये हमारा आदेश है। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, मुगल राजा कहते थे हुक्म की तामील हो, हम जो कह रहे हैं उसे पूरा किया जाए। ठीक है, तो उस बारे में उसी तरह से कोर्ट यहां पर कह सकती है वी कमांड, ये हमारा आदेश है। ठीक है, ये कोर्ट किसी पब्लिक ऑफिशियल को कहता है कि अपनी ड्यूटीज करिए, ठीक है, जो कि उसने वो नहीं कर पा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर पहुंचता है कोर्ट में ये कह के, हाई कोर्ट में पहुंचता है कि मेरी प्रॉपर्टी पे इलीगल तरीके से कुछ लोगों ने बस्ती बना ली है, और कोर्ट में साबित हो जाता है कि हाँ वो बस्ती यहाँ इलीगल है, उसके बाद भी वोट बैंक के लिए कहिए या किसी भी और वजह से म्यूनिसिपैलिटी या और कोई सरकारी एजेंसी जिसका भी ये जिम्मेदारी है वो वहां से उस बस्ती को नहीं हटा रही है, तब फिर वापस आदमी कोर्ट पहुंचेगा और इस बार कोर्ट रिट जारी करेगी मैंडेमस की कि ये हमारा आदेश है, उस बस्ती को वहां से हटाया जाए। ठीक है, ये किसी भी पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, इंफीरियर कोर्ट या ट्राइब्यूनल या गवर्नमेंट के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट ये जारी नहीं की जा सकती है मैंडेमस। ठीक है, किसी प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट की जा सकती है, किसी कोर्ट के लिए भी की जा सकती है, एंड इंफीरियर कोर्ट, ये ध्यान देने वाली बात है, यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं बोल सकता कि आप करिए ये हमारा आदेश है। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे आती है, तो एक अपने से नीचे की किसी कोर्ट को कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कह सकता है मैंडेमस, हमारा ये कमांड है, आप ये वाला काम करिए। ठीक है, कोई ट्राइब्यूनल बनाया है सरकार ने किसी पर्पस के लिए, जैसे कावेरी रिवर ट्राइब्यूनल है, उसको हो सकता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एक मैंडेमस की रिट जारी करे कि इतना इतना क्यूसेक पानी छोड़िए, अभी आपका फैसला बाद में होगा, जब होगा तब होगा, फिलहाल इतना क्यूसेक पानी छोड़िए। तो ये ट्राइब्यूनल को कह सकते हैं, या किसी भी गवर्नमेंट को भी ये रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, ये किसके खिलाफ जारी नहीं की जा सकती? किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ या किसी प्राइवेट बॉडी के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। ठीक है, कॉर्पोरेशन किसी प्राइवेट बॉडी से अलग होता है। ठीक है, फिर ये किसी ऐसे डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन को इन्फोर्स करने के लिए जो कि कानून नहीं है, उसको इन्फोर्स करने के लिए ये जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, या फिर जब ये ड्यूटी डिस्क्रेशनरी है, मतलब वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, एकदम मैंडेटरी नहीं है, ऐसे में ये रिट जारी नहीं की जा सकती है। जो काम करना एकदम विदाउट एनी क्वेश्चन सामने वाले की जिम्मेदारी है, उसी के लिए ये रिट जारी किया जा सकता है। या फिर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है दो पार्टीज के बीच में, है ना, हमने सामान खरीदा, अब हम दूसरा सामान देंगे बदले में, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करने के लिए मैंडेमस जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति या गवर्नर के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है, और किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है व्हेन ही इज एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी। तो किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ कब जारी किया जा सकता है? जब वो किसी ट्राइब्यूनल में बैठे हो, ठीक है, या गवर्नमेंट की किसी पोजीशन में हो, लेकिन जब वो जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं तब ये फैसला दो, ऐसा करके आप वही मैंडेमस उनके खिलाफ जारी नहीं कर सकता है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसे ये पॉइंट्स क्लियर नहीं है, याद नहीं है, वो बिल्कुल एग्जाम में इनको गेस नहीं कर पाएगा और गलत मार्क करके आ जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज तो गारंटी के साथ हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल पेशेंटली, आपने अगर अभी सुना है तो आपको याद हो चुका होगा, नहीं तो एक बार वीडियो पॉज करके इसको याद कर लीजिए, याद ही करना पड़ेगा, बहुत क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। तीसरा जो रिट है वो है प्रोहिबिशन। जैसे मैंडेमस ने कहा था हमने बोला है करो, और प्रोहिबिशन का मतलब है हम बोल रहे हैं मत करो, मना कर रहे हैं। प्रोहिबिट करना यानी मना करना होता है। ठीक है, तो ये कोई हायर कोर्ट, किसी लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल को ही इशू कर सकती है, किस लिए कि अपने जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल मत करिए या किसी और के जुरिस्डिक्शन में मत घुसिए। प्रोहिबिशन ऐसा रिट है जो सिर्फ कानूनी, देख रहे हैं आप, न्यायिक मामलों में ही जारी हो पा रहा है,
या तो कोई हायर कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को ये रिट जारी कर सकती है, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट उसके लोअर कोर्ट्स को जारी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी राज्य के लोअर कोर्ट्स को जारी कर सकती है, ठीक है, या किसी ट्राइब्यूनल को। ट्राइब्यूनल वगैरह भी जजमेंट देने के लिए बैठते हैं। मान लीजिए सरकार ने कोई ट्राइब्यूनल बना दिया फॉर सम इशू, ठीक है, और हाई कोर्ट के सामने कोई मामला लेके पहुंचा या सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला लेके पहुंचा कि ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई जो ट्राइब्यूनल है इसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है कि इस मामले पे फैसला दे, तो सबसे पहले तो वो कोर्ट जो है उस ट्राइब्यूनल को प्रोहिबिशन की रिट जारी करेगी, आप फिलहाल फैसला मत सुनाइए, ठीक है। तो हो गया प्रोहिबिशन, जैसे मैंडामस बोलता था करो, प्रोहिबिशन बोलता है मत करो। ये जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के खिलाफ जारी किया जा सकता है, ठीक है। क्वासी जुडिशियल यानी लगभग जुडिशियल या जुडिशियल टाइप का, यानी कोई जज वाले जैसे मामले में बैठा है, कोई एक 1 पर्सन मजिस्ट्रेट का जांच आयोग बिठाया हुआ है, तो वो भी एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी हो गई, तो उसको भी ये रिट जारी की जा सकती है। किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट या लेजिस्लेटिव बॉडी के अगेंस्ट या प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडीज के अगेंस्ट ये रिट उपलब्ध नहीं है। तो देखिए, हीबस कॉर्पस प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ जारी की जा सकती थी, मैंडेमस और प्रोहिबिशन उनके खिलाफ जारी नहीं की जा सकती है, ठीक है। अब सर्टियोरारी नाम से ही समझ में आ रहा है, सर्टिफिकेट टाइप का हो रहा है, या मैं आपको खबर करना चाहता हूं या आप हमें खबर कीजिए, हमें बताइए, ठीक है। ये कोई हायर कोर्ट किसी लोअर कोर्ट को या किसी ट्राइब्यूनल को बोल सकती है कोई केस आपके वहां पेंडिंग है तो हमारे यहाँ पे भेजो, या उसका कोई ऑर्डर है किसी मामले में तो उसको खारिज करने के लिए ये रिट जारी किया जा सकता है। ये किस ग्राउंड पे जारी किया जा सकता है? अगर अपने न्याय क्षेत्र से अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके कोई फैसला किया गया है, ऐसा हायर कोर्ट को लगता है, या कहीं लॉ की गलती हुई है, कोई गड़बड़ी हुई है किसी मामले में, एरर ऑफ लॉ हुआ है, ठीक है। ऐसा एक बहुत ही फेमस केस था, उस केस का नाम मैं नहीं बताऊंगा। उसमें क्या हुआ था, याचिकाकर्ता पे, पुलिस पे और मीडिया पे इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने 50-50 लाख का मुआवजा नहीं कहना चाहिए, जुर्माना लगा दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, फैसला तो ठीक है, पर ये जुर्माना किस बेसिस पे लगाया भाई? कानून में कहाँ लिखा है 50 लाख रुपए के जुर्माने वाली बात? कहीं मेंशन होनी चाहिए, कहीं मेंशन नहीं थी। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब अपने मूड में कर दिए थे फैसला। तो यही मेरे ख्याल से यही सर्टियोरारी का जो रिट है उसका इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने उनके 50-50 लाख वाले जुर्माने वाले आदेश को खारिज कर दिया था, क्योंकि लॉ में कहीं है ही नहीं इसका प्रोविजन, वो कैसे कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो प्रोविजन से क्या डिफरेंस हुआ? सर्टियोरारी इज बोथ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव, यानी इसके जरिए कुछ चीजों को होने से रोका जा सकता है और कुछ चीजें की भी जा सकती हैं, है ना। रिट ऑफ सर्टियोरारी सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के खिलाफ जारी की जा सकती है, नॉट अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पेच है, 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के खिलाफ भी जारी की जा सकती है अगर ये इंडिविजुअल्स की राइट में कोई घुस रहा है मामला, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को बोल दिया कि आप कल से अपने व्हीकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल किसी भी मामले के लिए, तो फिर उनके खिलाफ सर्टियोरारी का रिट हाईकोर्ट जारी करेगी कि भाई आपको कोई अधिकार है ही नहीं, आप अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहे हैं, किसी व्यक्ति के इंडिविजुअल राइट पे आप आघात कर रहे हैं कि वो अपनी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेगा, आपको कौन राइट देता है ये, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई मामला आएगा, किसी के राइट का हनन हो रहा है, अधिकारों का हनन हो रहा है, तो यानी कोई अपने अधिकार के दायरे के बाहर जाके किसी के अधिकार का हनन कर रहा है, तो बेसिकली कोई अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जा रहा है, तब उसके खिलाफ सर्टियोरारी का रिट इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि हमने पहले भी बात की है, लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ ये रिट उपलब्ध नहीं है। अभी तक सिर्फ हीबस कॉर्पस ही इंडिविजुअल्स के खिलाफ उपलब्ध थी। को वारंटो, तुम्हें किस अधिकार से तुमने ये काम किया है, ठीक है। को वारंटो का मतलब यही है, बाई व्हाट अथॉरिटी, बाई व्हाट वारंट, है ना। को मतलब क्या, तो ये कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी पब्लिक ऑफिस में बैठा है, ठीक है, अगर कोई किस अधिकार से तुम वहां बैठे हो, क्या तुमने कोई चुनाव जीता है, क्या तुमको किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अपॉइंट किया है, ठीक है। तो अगर ऐसा लगता है कोई व्यक्ति किसी ऑफिस में पदस्थ कर दिया गया है जो कि उसके योग्य नहीं है, तब ये को वारंटो वाला मामला वहां पर रिट कोर्ट इशू कर सकती है। वो भी ऐसा नहीं कि कोई गांव का सरपंच बन गया तो हाई कोर्ट ने वहां पे को वारंटो जारी कर दिया, ऐसा नहीं है। ये किसी सब्सटैंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय स्टैच्यू और बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कोई अच्छा खासा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कोई पब्लिक ऑफिस हो जो कि परमानेंट टाइप का पब्लिक ऑफिस हो और ये किसी कानून के द्वारा या संविधान के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया हो, तब
ये जारी किया जा सकता है। ये मंत्रालय वगैरह या किसी प्राइवेट ऑफिस के उसमें जारी नहीं किया जा सकता। मान लीजिए किसी को सीएजी बना दिया गया और वो इसके लिए लायक नहीं है, उसके सारे क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा है, तब कोई कोर्ट पे जाके इस रिट के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो फिर अदालत उस व्यक्ति को ये रिट जारी करेगी कि भैया आप किस अधिकार से सीएजी बने। ठीक है। बाकी 4 जो रिट हैं उसमें जो अग्रीव्ड पर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ही अप्लाई कर सकता है। जबकि को वारंटो में कोई अग्रीव नहीं भी है तो कोई भी एनी इंटरेस्टेड पर्सन जाके ये रिट फाइल कर सकता है। जैसे कोई सीएजी बन गया तो अब मैं अगर मुझे लगता है कि ये व्यक्ति सीएजी बनने के योग्य नहीं है मतलब मेरी नज़र में काबिल नहीं है, ऐसा नहीं, जो क्राइटेरिया रखा गया है सीएजी बनने का वो उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो मैं जा सकता हूं कोर्ट में और कोर्ट एक इस तरह का रिट जारी कर सकती है। कोर्ट मुझसे ये नहीं पूछेगी कि भाई आप कौन होते हैं, सीएजी के ऑफिस का आप पे क्या असर है। ठीक है। लेकिन हिबस कॉर्पस वाले मामले में कोई रैंडम आदमी पहुंच गया, अरे हम भी उनके मोहल्ले में रहते हैं, हम हिबस कॉर्पस फाइल करना है, ऐसा नहीं होगा। उस व्यक्ति के पार्टी के लोग, उस व्यक्ति के ऑर्गेनाइजेशन के लोग या उसके परिवार के लोग ही हिबस कॉर्पस की प्ली फाइल कर सकते हैं, मैंडेमस की भी और सर्टियोरारी की रिट भी कोई अग्रीव्ड पर्सन जिस पे असर पड़ रहा है वही सिर्फ फाइल कर सकता है, कोई रैंडम आदमी फाइल नहीं कर सकता है। सिर्फ को वारंटो कोई भी आदमी आके फाइल कर सकता है। ठीक है। तो ये रिट्स पे हमारा डिस्कशन यहाँ पे खत्म होता है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ रिट्स के नाम याद रखने की। हालांकि बड़ी सिंपल सी चीज़ है, पर कई बार कोई सिंपल चीज़ का कहाँ काम आ जाए किसी को पता नहीं। ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट एक वेबसाइट में मिला था कि रिट्स क्या होते हैं, इसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया था। हालांकि फिर मैंने देखा कि लक्ष्मीकांत से बढ़िया तो किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है। लेकिन जो फॉर्मूला इन्होंने दिया है हम उसको देखते हैं। देखिए, सीपीएम हमारे देश की एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, उसका हेडक्वार्टर सोच लीजिए। ठीक है। सीपीएम हेडक्वार्टर, सीपीएम HQ, ये आपको याद रखना है, सीपीएम HQ। ठीक है। सीपीएम HQ से देखिए क्या होगा, सी से सर्टियोरारी, पी से प्रोहिबिशन, एम से मैंडेमस, एच से हिबस कॉर्पस एंड क्यू से को वारंटो। ठीक है। देखिए कितना बढ़िया है, आसानी से याद रखने वाली चीज है। अगर आपको याद नहीं आया कि कितने तरह के रिट होते हैं, क्या होते हैं, अगर ऐसा कोई सिंपल सा सवाल आ गया बाई चांस, तो आप सीपीएम हेडक्वार्टर याद करके उस सवाल को आंसर कर सकते हैं। ठीक है। तो थैंक यू गाइज, ये थी मेरी इस बहुत इंपॉर्टेंट इशू को कवर करती वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाइए कि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करिए, फेसबुक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में प्लीज डालिए, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग आके हमारी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सके। सबका इसमें बेनिफिट होगा, आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू गाइज, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।